नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री यानी चिकित्सा जगत की एक ऐसी अनसुलझी पहेली पर बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो एक बेहद शानदार और शांत वेकेशन से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वो सफ़र एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में बदल गया। ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। एक ऐसा अनजान अदृश्य खतरा जो एक क्रूज जहाज पर सवार लोगों का चुपचाप पीछा कर रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि समंदर के बीचों बीच उस क्रूज पर आखिर हुआ क्या था। सब कुछ बहुत ही तेजी से और बेहद खौफनाक तरीके से हुआ। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2026 को, जब एक क्रूज जहाज अर्जेंटीना के उशुआया से अपना सफर शुरू करता है। इस पर 23 अलग अलग देशों के करीब 150 लोग सवार थे। शुरुआत एकदम परफेक्ट थी, लेकिन 11 अप्रैल को अचानक एक 37 साल के डच यात्री की बुखार और सांस लेने में तकलीफ के चलते जहाज पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद 24 अप्रैल को जहाज सेंट हेलेना पर रुकता है, जहां उस यात्री की पत्नी उतर जाती है। वो दक्षिण अफ्रीका से एम्स्टर्डम की फ्लाइट लेने ही वाली थी कि अचानक एयरपोर्ट पर गिर पड़ती है और 26 अप्रैल को उसकी भी जान चली जाती है। अब हालात पूरी तरह से बिगड़ने लगे थे। संकट तब और गहरा गया जब 28 अप्रैल को जहाज पर एक जर्मन महिला भी बुरी तरह बीमार पड़ गई और महज 4 दिन बाद 2 मई को वो भी नहीं रही। अब उस जहाज पर दहशत का माहौल था। लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ रहे थे। उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इस खतरे की आधिकारिक सूचना दे दी गई। जहाज बीच समुद्र में फंसा हुआ था और डर इतना फैल चुका था कि कोई भी देश इस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था, बिल्कुल एक भूतिया जहाज की तरह। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर उस अलग थलग पड़े जहाज के यात्रियों को कौन सा अदृश्य कातिल अपना शिकार बना रहा था? कोई फूड पॉइजनिंग या कोई नया वायरस? जब मेडिकल टेस्ट हुए तो जो नतीजा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये एक बेहद जानलेवा और लाइलाज बीमारी थी जिसे हम हंटा वायरस के नाम से जानते हैं। देखिए, हैरानी की बात यह है कि हंटा वायरस कोई नई चीज नहीं है। ये वायरस की एक ऐसी प्रजाति है जो लगभग 70 सालों से मौजूद है और मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलती है। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इतने दशकों बाद भी आज तक इसकी कोई प्रमाणित वैक्सीन नहीं बनी है। कोई भी ऐसा एंटीवायरल इलाज नहीं है जो पक्के तौर पे काम करे। अगर कोई इससे संक्रमित हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ ऑक्सीजन या वेंटिलेटर जैसी बाहरी मदद दे सकते हैं। असली लड़ाई तो मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। इस वायरस की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है, 50%। जी हाँ, इसकी मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर 2 लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनमें से एक की जान जाने का खतरा रहता है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि ये संक्रमण कितना घातक है और इसे किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब ये वायरस काम कैसे करता है? दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके हमले का तरीका बिल्कुल अलग है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में कहर बरपाता है। इसमें शरीर के अंदर ही खून बहने लगता है और इंसान की किडनी फेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ज्यादा देखा जाता है। ये और भी भयानक है क्योंकि इसमें मरीज के फेफड़ों में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भर जाता है, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और आखिरकार दम घुटने से मौत हो जाती है। अगर थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटे तो आधुनिक चिकित्सा जगत ने पहली बार इस वायरस का कहर 1950 के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान देखा था। उस वक्त करीब 3000 अमेरिकी सैनिक इसका शिकार हुए और उनमें से 15% मारे गए। दशकों तक वैज्ञानिक सिर खुजाते रहे कि आखिर ये है क्या। फिर 1980 के दशक में दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर हो वांग ली ने हंतान नदी के पास के चूहों में इस वायरस को खोज निकाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मई 1993 में अमेरिका की नवाहो जनजाति के बीच एक बार फिर इसका बेहद रहस्यमयी प्रकोप सामने आया। 1993 के उस नवाहो प्रकोप ने तो मेडिकल कम्युनिटी की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। क्यों? क्योंकि शुरुआती मृत्यु दर थी 75%। जरा सोचिए, बिल्कुल स्वस्थ और नौजवान लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे, उनके फेफड़ों में पानी भर रहा था और परख झपकते ही उनकी जान जा रही थी। यानी हर 4 में से 3 संक्रमित लोगों की मौत। ये उस समय विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था।
तो 1993 के इस भयानक रहस्य को सुलझाया कैसे गया? इसका जवाब किसी लैब में नहीं बल्कि प्रकृति में छिपा था, खासकर अल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं में। नवाहो जनजाति के बुजुर्गों ने इस पहेली को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि जब अल नीनो के कारण बहुत भारी बारिश होती है तो चीलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। अब ये चीलगोजे चूहों का सबसे मनपसंद खाना है। खाना ज्यादा मिला तो चूहों की आबादी में जबरदस्त विस्फोट हुआ और चूहों के बढ़ने के साथ ही वायरस का संक्रमण भी एकदम से इंसानों में फैल गया। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब अगर मन में ये सवाल आ रहा है कि ये तो सिर्फ विदेशों की समस्या है, तो थोड़ा रुक कर सोचना होगा। ये खतरा हमारे काफी करीब हो सकता है। भारत में 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में एक स्टडी हुई थी जहां हंता वायरस के 28 मामले सामने आए। ये मामले मुख्य रूप से किडनी के मरीजों, गोदाम में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाली इरुला जनजाति के लोगों में मिले। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सामान्य आबादी में से भी करीब 4% लोगों में इसकी एंटीबॉडीज पाई गई, जिसका सीधा सा मतलब है कि वे कभी न कभी अनजाने में ही इस वायरस के संपर्क में आ चुके थे। लेकिन इस पूरी मेडिकल पहेली में सबसे डरावना मोड़ तब आया जब 1996 में अर्जेंटीना में एंडीज स्ट्रेन सामने आया। इस स्ट्रेन ने विज्ञान की उस पुरानी धारणा को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में ही आ सकता है। जी नहीं, एंडीज स्ट्रेन पूरी हंता वायरस फैमिली का एक लौता ऐसा म्यूटेशन है जो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। और बिल्कुल यही वो घातक कारण था जिसने उस क्रूज जहाज की घटना को इतना खतरनाक और बेकाबू बना दिया था। तो अब मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हंता वायरस अगला कोविड बन सकता है? क्या ये अगली महामारी है? खैर, राहत की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसा नहीं मानता। देखिए, कोविड या फ्लू की तरह हंता वायरस हवा में नहीं फैलता। इंसान से इंसान में फैलने के लिए बहुत ही नज़दीकी और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क की ज़रूरत होती है। और सबसे अहम बात, जहां कोविड 14 दिन तक दूसरों को संक्रमित कर सकता है, वहीं एंडीज स्ट्रेन बीमारी की शुरुआत में सिर्फ 1 दिन के लिए ही दूसरों को संक्रमित करता है। ट्रांसमिशन की ये विंडो बहुत ही छोटी है। तो चलिए अब वापस उसी भूतिया जहाज की कहानी पर लौटते हैं। आखिर वहां ये वायरस पहुंचा कैसे? तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। मार्च 2026 में वो डच जोड़ा उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। घूमते घूमते वे गलती से एक ऐसी जगह चले गए जहां बहुत सारे चूहे थे। फिर 1 अप्रैल को उन्होंने क्रूज जहाज पर कदम रखा और ये ठीक वही समय था जब उनके वायरस फैलाने की वो 1 दिन की ट्रांसमिशन विंडो सबसे चरम पर थी। चूंकि क्रूज पर लोग काफी नजदीकी संपर्क में रहते हैं, तो बस ये वायरस बड़ी आसानी से दूसरों तक फैल गया। उस समंदर में फंसे जहाज का जो अंजाम हुआ वो वाकई बहुत दुखद था। 10 मई आते आते जहाज पर 10 मामले और 3 मौतें दर्ज की जा चुकी थीं। 4 मरीजों को दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड ले जाकर अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। कई देशों से ठुकराए जाने के बाद आखिरकार स्पेन ने तरस खाकर इस जहाज को अपने टेनरिफ द्वीप पर रुकने की इजाज़त दी। जहाज पर मौजूद 2 भारतीय क्रू सदस्यों को भी नीदरलैंड्स भेजकर क्वारंटीन किया गया। एक हंसी खुशी का सफ़र कैसे एक खौफनाक त्रासदी में बदल गया, ये उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, हम इससे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ बेहद आसान और व्यवहारिक कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब मौसम में बदलाव के कारण चूहों की आबादी बढ़ने का खतरा हो। सबसे पहले घरों में मौजूद सभी दरारों और खाली जगहों को सील कर देना चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। धूल भरे गोदामों या पुरानी बंद जगहों पर जाते समय हमेशा N95 मास्क और दस्ताने पहनें। साफ सफाई का खास ध्यान रखें, खाने को कभी खुला न छोड़ें और कचरे को सही तरीके से फेंकें ताकि चूहे घर के आसपास भी न भटके। हम अपनी आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में हैं। बिना किसी वैक्सीन या पक्के इलाज के इस खामोश खतरे के खिलाफ हमारे पास सबसे बड़ा हथियार सिर्फ और सिर्फ जागरूकता और बचाव ही है। ये पूरी घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने पर्यावरण और उसके जीवों के साथ सही तालमेल बिठा रहे हैं या फिर प्रकृति की अगली चेतावनी को भी नज़रअंदाज करने की भूल कर रहे हैं। जागरूक रहना ही बचाव है। आज के लिए बस इतना ही।